राजनीतिक आर्थिक एकीकरण की वजह से भी भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ। जो भारत एक हुआ, चाहे वो भले ही तलवार के दम पर हुआ, भले ही उन्होंने अपने हित के लिए किया, लेकिन भारत एक तो हुआ ही फाइनली। और जो भारत एक हुआ है तो उसमें दावे के साथ आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय भी उसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार माना जाता है। अब अगला जो था विदेशी तथ्यों की भूमिका। विदेशी तथ्यों में जैसे 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई थी और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। और 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया था। तो जब 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से अलग हुआ, अर्थात अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था तो भारत के लोगों को भी ये लगा कि अगर अमेरिका ब्रिटेन से अलग हो सकता है तो भारत भी कहीं न कहीं ब्रिटेन से अलग हो सकता है। तो इसमें भी राष्ट्रवाद के तत्व छिपे हुए थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके हो जाने से भारत में समानता का, स्वतंत्रता का और बंधुता का, भाईचारे का शुरुआत हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका की क्रांति भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। 1905 में एक छोटा सा देश जापान ने जिस तरीके से रूस को पराजित किया था, रूस तो सबसे बड़ा देश है और जापान ने उसको जब पराजित किया तो भारत के लोगों के मन में आया कि अगर छोटा जापान रूस को पराजित कर सकता है तो भारत भी कहीं न कहीं ब्रिटेन पर दबाव डाल सकता है। तो विदेशी तत्व या विदेशी घटनाएं भी भारत के लिए जिम्मेदार, भारत के राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। अब उसके बाद है लास्ट जो है तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारणों में लॉर्ड लिटन की नीतियां बहुत ही जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। लॉर्ड लिटन की नीतियां तात्कालिक कारणों के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। लॉर्ड लिटन की जितनी भी नीतियां थी वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे इन्होंने 1876 में सिविल सेवा के नियम को बदल दिया था, अर्थात 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। अगर कोई भी आईसीएस की परीक्षा में शामिल हो जाता तो पहले 21 वर्ष की उम्र थी कम से कम, इन्होंने घटा करके 19 वर्ष कर दिया ताकि भारत के लोग आईसीएस की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल ना हो सके। तो इसमें भी लोगों को बुरा लगा और इसलिए राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। इसके अलावा इसने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार, जब भारत में भयानक अकाल पड़ा हुआ था तो भयानक अकाल के समय यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। वहाँ के ब्रिटेन के राजा आए हुए थे तो लोगों को लगा कि जब भारत में अकाल पड़ा हुआ है तो दरबार का आयोजन करना ये गलत है, तो इससे भी लोग कहीं न कहीं प्रभावित हुए। इसके अलावा इसने 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट लेकर के आया था। तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो था इसको देसी भाषा प्रेस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये बहुत ही खतरनाक मंशा के द्वारा लाया गया था और जितने भी देसी भाषा के समाचार पत्र थे उनको रोकने का प्रयास किया गया था, अर्थात हमारे आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया था। और लिटन ने जिस तरीके से देसी भाषा के पत्रों पर लगातार बैन लगा रहा था उससे भी लोग ये समझ रहे थे कि अगर हम भारत को आगे लेकर के नहीं जाएंगे, भारत स्वतंत्र नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आगे चल करके और भी स्थिति खराब हो सकती है। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 1878 में ही इंडियन आर्म्स एक्ट आया था और इंडियन आर्म्स एक्ट में लिटन ने कहा था कि कोई भी भारतीय अपने प्राणों की रक्षा के लिए
अपने घर में हथियार नहीं रख सकता है। एक ओर ब्रिटिश शासन आप पर तोप भी बरसा सकती है और दूसरी ओर आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप अपने घर में एक हथियार भी नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे भी लोगों को पता चला कि अंग्रेज हमारी भलाई करने वाले नहीं है, अंग्रेज हमको आगे लेकर के जाने वाले नहीं है। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक हथियार भी रखने के लिए आदेश नहीं देते हैं। तो इंडियन आर्म्स एक्ट ने भी राष्ट्रवाद को आगे ले जाने का प्रयास किया था। इसके अलावा 1883 ईस्वी में आप लोगों ने सुना होगा इल्बर्ट बिल आया था। ये लॉर्ड रिपन लेकर के आए थे। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था और इस इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो उस समय काले और गोरे का इतना भेद होता था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन व्यक्तियों के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था। लेकिन रिपन जब इल्बर्ट बिल लेकर के आए तो उस बिल में ये कह दिया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के अंग्रेजों ने इतना बड़ा विरोध किया कि मजबूर होकर के लॉर्ड रिपन साहब को इल्बर्ट बिल में संशोधन करना पड़ा और तब हम भारतीयों को पता चला कि हमारा भारत का न्यायाधीश, परीक्षा के द्वारा पास हुआ न्यायाधीश, अंग्रेजों के जमाने का न्यायाधीश, और यदि वह यूरोपीय व्यक्तियों के किसी भी गरीब से गरीब यूरोपीय व्यक्तियों की अगर सुनवाई करता है तो मान्य नहीं है। तो इससे ये पता चल चुका था कि हम चाहे जितने भी बड़े न्यायाधीश या राजनीतिक या किसी पद पर भले ही क्यों न बैठ जाए, लेकिन काले गोरों का भेद चलता रहेगा। और काले गोरों का भेद तो महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, राष्ट्रीय भावना का जो विकास एकदम से 85 के बाद बढ़ा हुआ था, तो उसमें लॉर्ड रिपन की ये सारी की सारी नीतियां भी जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। जैसे 1876 में सिविल सेवा के नियमों में बदलाव किया, अर्थात 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया, जानबूझ करके किया गया ताकि भारत के लोग इसमें कम से कम जुड़ सके। और भारत के लोग पढ़ाई बात ज्यादा अधिक उम्र में करते थे, तो इसलिए रोकने का प्रयास किया गया। और 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जब अकाल पड़ा हुआ था तो अकाल के समय राजा के आगमन पर फिजूल में पैसे खर्च किए गए और डिस्टर्ब लोगों को किया गया और अकाल पर ना ध्यान दे करके इनके शान शौकत पर ध्यान दिया गया। तो हम ये चीज समझने में कहीं न कहीं सफल रहे। इसके अलावा 1877 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, अर्थात हमारे भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनको रोका गया, उन पर बैन लगाया गया। और अगर कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजों की नीतियों की बुराई करते तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता, अर्थात मेरे आवाज को, आपकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया। तो इससे भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। और इसके बाद फिर इंडियन आर्म्स एक्ट लेकर के आए, अर्थात हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने घर में हथियार नहीं रख सकते थे और अंग्रेज आप पर गोली बरसा सकते थे, लेकिन आप जवाबी हमले नहीं कर सकते थे। यही वजह आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्रांतिकारियों ने पहले हथियार छीनने का उन लोगों ने प्रयास करते थे और फिर उसके बाद जाकर के गतिविधियों को अंजाम तक लेके जाते थे, क्योंकि उनके पास अपने खुद के हथियार नहीं होते थे। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया था। इसके अलावा इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन लेके आए थे। हालांकि लॉर्ड रिपन सबसे अच्छे गवर्नर जनरल थे और इनका मानना था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सकता है, लेकिन इन अंग्रेजों को इतना बुरा लगा कि उन लोगों ने इस पर दबाव डाल दिया, आंदोलन कर दिया, तो बाद में इसका संशोधन करना पड़ा। तो हम सभी लोग ये समझ चुके कि हम चाहे न्यायाधीश बन जाए, चाहे स्पीकर बन जाए, चाहे हम कुछ भी बन जाए, लेकिन अंग्रेजों के सामने हम गुलाम ही बने रहेंगे। तो इन तमाम कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और राष्ट्रवाद के उदय में अगर पूछा जाए कि क्या क्या भूमिका रही है, तो आप बताइएगा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, दूसरा राष्ट्रीय प्रेस की भूमिका, तीसरा समाचार पत्रों का उदय भी कह सकते हैं, और चौथा आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी आर्थिक नीतियां। और जैसा कि हमने पहले बता ही दिया है, तो तमाम कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। तो आज के लिए इतना ही वीडियो हमारा रहेगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, जय हिंद।